लोकतंत्र का महापर्व चुनाव अब अपने समापन की ओर है और 4 तारीख को ये फैसला हो जाएगा। 4 तारीख यानी कल ये फैसला हो जाएगा कि सरकार देश में किसकी बनने जा रही है। देश के करोड़ों लोगों ने सरकार का जो भविष्य है वो तय कर लिया है और इसकी घोषणा कल कर दी जाएगी। जब भी मतदान होता है, मतदान में युवा जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, खास करके वो युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं। और इस समय मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और मेरे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र मौजूद हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, पहली बार वोट किया है, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। इन छात्रों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, ये 18वां लोकसभा चुनाव है और जो 18 का वोट है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, इनके क्या मुद्दे रहे हैं और ये आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़िट पोल के बारे में। आपको पता होगा, क्या उम्मीदें हैं कि एग्ज़िट पोल जो आया आपने उसको देखा? एग्ज़िट पोल जैसा कि एनडीटीवी ने लगाया था, मतलब निकाला था अपने में, तो एग्ज़िट पोल्स ऑफ पोल्स उन्होंने निकाला कि अराउंड शायद 365 सीट्स उन्होंने एनडीए को दिया और 142 के अराउंड शायद उन्होंने कांग्रेस को दिया, इंडिया लेड अलायंस को दिया। तो मेरा मानना ये है कि अगर पोल्स को हम देखें तो वो एक स्पेसिफिक सैम्पल पे बेस्ड होते हैं, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट होता है उससे हम लोग ये नहीं कह सकते कि उस रिज़ल्ट पे ही बेस्ड होंगे सारे जो भी एग्ज़िट पोल आ रहे हैं, वो एकदम करेक्ट ही होगा। बट उस जैसे हम लोग के में कॉन्स्टिट्यूएंसी 545 है, तो ये भी मैटर करता है उसमें कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई गया है या वहाँ में कितना सैंपल लिया है, तो सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है। मेरा मानना ये है कि जो पोल्स ऑफ पोल्स आया है, ये हल्का फुल्का कुछ चेंज होगा इसमें। मुझे जो लगता है कि जो एनडीए है उसकी 350 से कम सीट आएगी और जो इंडिया लेड अलायंस है उसकी 150 क्रॉस कर ही जाएगी। अच्छा, आप लोग युवा हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आपके मुद्दे रहे हैं? इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव रहा है, इसमें मेन मुद्दे क्या रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, रिच पुअर का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्शन ईयर था वहाँ पर 2 बड़े पेपर लीक हो रहे हैं। यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, फिर आरओ का पेपर लीक हो गया। एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब स्टूडेंट्स के पास वो नहीं है। और भी बड़े मुद्दे हैं, जैसे फार्मर्स का आप मुद्दा देख लीजिए, एमएसपी देख लीजिए। और युवाओं का क्या मुद्दा है? आप लोग युवा हैं और कुछ एग्जाम्स की आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, तो युवाओं के आपके क्या मुद्दे हैं? मैम, मैंने जैसे बताया, एग्ज़ाम्स जैसे यूपी पुलिस हो गया, आरओ के एग्ज़ाम्स हो गए, ऐसे एग्ज़ाम्स की ना वैकेंसीज़ अगर निकल भी रही हैं बहुत सालों बाद, तो फिर उसके पेपर्स वगैरह लीक हो जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा यूथ का, आज भी है और आगे भी रहता रहेगा। अच्छा, और क्या खास मुद्दे रहे हैं युवाओं के, आप लोगों को क्या लगता है? जी, देखा जाए तो सरकार से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी रहे और युवाओं के लिए जैसे कि थोड़ा एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और बाकी तो यही है कि थोड़ा जॉब्स वगैरह को लेके थोड़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए, थोड़ा और जॉब एम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बढ़ना चाहिए कंट्री में। बिकॉज आप देख सकते हैं कि काफ़ी युवा लोग जो है काफ़ी सफ़र करते हैं जॉब्स को लेके। लाइक जॉब्स कम है बट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। और यूपी सबसे बड़ा बिगेस्ट एग्जांपल है इसका। कोई अप्रॉक्स 10 लाख स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम देते हैं बट ओनली 1000 ही सीट्स अवेलेबल। तो या उसको लेके थोड़ा सरकार को करना चाहिए। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए? यहाँ पे जितने हम लोग हैं बेसिकली वो तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और बाकी जितने स्टेट पीसीएस भी देना है वो दे रहे हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि हाँ, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम को आप थोड़ा सा और उसमें लाएं और ये इनके सीट्स और निकालें। रिजर्व सीट्स जो होते हैं बच्चों के मुकाबले, तो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या लगता है क्या मुद्दे रहे हैं इस बार चुनाव में? मेरे प्रमुख मुद्दे यही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और ये जो महंगाई है ना, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में 18% जीएसटी वगैरह है, जिससे स्टूडेंट्स की फ़ीस वगैरह सीधे 20% बढ़ जाती है। जैसे 2 लाख है तो 50,000, उसमें जीएसटी 2.5 लाख हो गई। तो एक आम घर से आने वाला इंसान बाहर से जो आता है तो इतना जीएसटी दे के इतनी फ़ीस भी काफ़ी बार एफर्ट नहीं कर पाता है। तो शिक्षा भी, जीएसटी वगैरह भी कम होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट तो जैसे सभी लोगों ने बताया वो तो सब है ही। अब देखिए, सरकार का जो फैसला है वो 4 तारीख को होगा। कल पता चलेगा कि सरकार किसकी आने वाली है। सरकार चाहे एनडीए की आए, सरकार चाहे इंडिया अलायंस की आए, आपके मुद्दे क्या होंगे? आप क्या अपेक्षा रखेंगे आने वाली सरकार से? हमारी अपेक्षा ये है सरकार से कि जो आजकल के यूथ हैं वो स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं। स्किल्ड इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूशंस में 38% जो बेरोज़गार रह रहे हैं कि आप किस तरीके से स्किल्ड कर रहे हैं कि बच्चे को जॉब नहीं मिल पा रहा। तो हमारी सरकार से ये अपेक्षा है कि एटलीस्ट इतनी स्किल्ड उनको बनाए कि जॉब मिले और हमें भी बनाए कि हमें भी जॉब मिले।
ये हमारी तो सबसे स्किल्स के ऊपर ये बात कही भी गई है कि स्किल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस इस सरकार का रहने वाला है। एक और चीज़ है कि जो मोदी सरकार है वो हमेशा से कहती आई है, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ये कहते आए हैं कि उनके लिए हमारे देश में सिर्फ 4 जात हैं, एक गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। तो अब यूथ जो है, यूथ हमारा इस समय जो है कंट्री में, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या मुद्दे रह सकते हैं? और जिस तरीके से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है सरकार ने, साथ ही साथ गेमिंग्स के ऊपर भी बहुत फोकस है, कहा जा रहा है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कोई यूथ पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो अगर यूथ पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम फोकस करके चलें तो हम एक ऐसे स्तर पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर को हम, मेरे ख्याल से लीडिंग इकोनॉमी नहीं परंतु प्रथम इकोनॉमी भी बन सकते हैं, जहाँ पर को हमारी ग्रोथ सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होगी। और जहाँ तक सरकार की बात है कि मोदी सरकार ने 10 सालों में बहुत सारे काम तो करे परंतु उनमें कुछ त्रुटियाँ भी थी। परंतु अगर हम पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो ये तो था कि इन्फ्लुएंसर्स मीट हो गई, गेमर्स मीट हो गई। इससे युवाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग या फिर बायोलॉजी, मेडिकल फील्ड यही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी ने इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड सेरेमनी भी होस्ट करी थी, जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड मिला। उनमें किन किन इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड मिला, हो सकता है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो, परंतु ये बात भी सत्य है कि वो करवाना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे युवाओं को ये बात पता चली कि इन्फ्लुएंसर्स भी वो बन सकते हैं और एक बहुत बड़े लेवल पे सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करा जा सकता है। अच्छा, स्टार्टअप्स में काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है, उसको लेकर आप क्या समझते हैं? युवाओं के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है ये? देखिए, पहले तो अब हमें ये पता चलता है कि जैसा कि भाई ने कहा कि जो हम लोग की पॉपुलेशन है यूथ की वो बढ़ती चली जा रही है, तो उसके लिए जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग उनको प्रोवाइड करने के लिए हमें थोड़ा कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसा कि भाई ने कहा कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड अभी पीएम मोदी जी ने दिया, हाँ भले ही वो कंट्रोवर्शियल है बट ये एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है, एक पॉजिटिव मैसेज डालता है। और हमें ये स्विच करना पड़ेगा, जैसे आपने कहा कि स्टार्टअप इंडिया का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2021 में, तो इससे कई स्टार्टअप्स जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। सब अब ये नहीं देख रहे कि हमें एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है, वो खुद ही जनरेट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। और स्किल इंडिया की बात करें तो स्किल इंडिया जो लॉन्च हुआ था 2015 में, और ये टारगेट था उसका कि 2022 तक 40 करोड़ जो यूथ हैं उनको स्किल्ड बनाया जाए। तो सरकार का ये फोकस होना चाहिए कि 40 करोड़ स्किल बनाने के बाद, स्किल्ड लेबर, स्किल जो ये यूथ है उनको बनाने के बाद जो उनकी अपॉर्चुनिटी है लेबर की, उनको यूटिलाइज करने की, वो सरकार की महत्व में सबसे ऊपर होना चाहिए। तो एक सवाल मैं आप सबसे एक कॉमन सवाल करना चाहूँगी कि अब जैसे कि आप लोग युवा हैं, पढ़ाई की अपनी तैयारी भी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर, और शिक्षा के ऊपर आपका क्या कहना है कि आने वाली सरकार को शिक्षा के ऊपर किस तरीके से फोकस करना चाहिए और एग्ज़ाम्स के ऊपर किस तरीके से फोकस करना चाहिए? मैम, शिक्षा की अगर बात करें तो अभी भी हमारे कॉलेजेस में NEP जो भी लागू हुआ था, हमारा फर्स्ट ही बैच था, वहाँ पर स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्सेज तो ऐड करे गए हैं, पर एक्चुअली जो जैसे टीचर्स चाहिए हमें, जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, वही एक प्रोफेसर जो हिंदी पढ़ा रहा है वही आके हमें एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ा दे जा रहा है, वही वैक पढ़ा दे जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आपने स्किल की बात करी, तो वैसे स्किल के टीचर्स को भी हायर करना चाहिए और उन्हें भी वैसी एजुकेशन देनी चाहिए। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हों कि जो पूरे दुनिया में टॉप करें। हमारे कोई भी इंस्टीट्यूशंस ऐसे नहीं है कि जो टॉप 50 के अंदर दुनिया में आ रहे हैं, तो हम लोग इस पे वर्क करें कि हमारे इंस्टीट्यूशंस एटलीस्ट टॉप 50 के अंदर पूरे दुनिया में। जैसे भैया ने कहा, जो टीचर्स स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि स्किल एनहांसमेंट कहने से नहीं होता है। जो उन्होंने पॉलिसी लागू कर दी है उसको ज़मीन पे भी अप्लाई करें तब उसका फ़ायदा निकलेगा, ऐसे क्या फ़ायदा कहने ही ठीक बात। जी, देखा जाए तो जो एजुकेशन के सेक्टर में जो है थोड़ी वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसकी, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और जैसे कि उन्होंने बताया कि जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, ये उसमें सब्जेक्ट तो हैं बट उससे ना कुछ ऐसा दिखता नहीं कि हाँ कोई हमारी स्किल इंप्रूव हो रही है। वो आप बेसिक ऐसे भी नॉर्मल पढ़ सकते हैं उन चीज़ों से, तो हाँ उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। और बाकी एग्ज़ाम्स को लेके जाए तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए एग्ज़ाम्स में, बिकॉज जैसे उन्होंने बताया पेपर वगैरह लीक होते रहते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सरकार को नज़र रखनी चाहिए। हाँ, जैसा इन्होंने कहा कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स की बात की गई है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ आपने ऐड तो कर दिया उसमें, पर ना आप उस पर अच्छे तरीके से फोकस कर रहे हैं, ना कोई उसके लिए टीचर रखा है आपने। और मेरे हिसाब से स्किल एनहांसमेंट कोर्स में से सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोर्सेज नहीं आने चाहिए, और भी उसको वास्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर बच्चे आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड बच्चे आ सकें।
तो स्किल एनहांसमेंट के ऊपर युवा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो। सरकार कहती आई है कि स्किल्स को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर कहते हैं कि स्किल्स को, जो युवाओं में स्किल्स हैं, उसको बढ़ावा देना चाहिए। एक और मेरा सवाल है, ये आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि अभी जैसे क्लाइमेट को लेकर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है हर जगह, युवा क्या कह रहा है क्लाइमेट को लेकर? देखा हमने दिल्ली में भी देखा, कई जगह तापमान 50 को छू गया। कई जगह ऐसी भी हैं, जैसे उत्तराखंड का इलाका है जहाँ पर एक तरफ जंगल धधक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी भी हो रही थी। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे युवाओं की बात हो या किसी और वर्ग की। युवा क्या कहता है क्लाइमेट चेंज को लेकर? देखिए, अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें तो इकोलॉजिकल स्फीयर एक ऐसा स्फीयर है और इकोलॉजिकल लेंस एक ऐसा लेंस है जिससे हमको दुनिया को इस समय देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट भी दुनिया में हैं जो हमको ये बताते हैं कि आगे जाके जो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजिकल बेनिफिट से ही आएंगे। जब तक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तब तक हमारा फाइनेंसेस भी सफ़र करेगा, इकोनॉमिक्स भी सफ़र करेगा, सोसाइटल वैल्यूज़ भी सफ़र करेंगी। जैसे कि हम दिल्ली में भी देख सकते हैं कि 50 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों में हम इसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके लिए सरकार को बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो लानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मोदी सरकार के टेन्योर में भी ग्रीन गैस इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो मैं एनर्जी पे काफ़ी जी ग्रीन एनर्जी में काफ़ी फोकस हुआ है और उसकी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ी हैं। तो मेरे अनुसार ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी एक सही डायरेक्शन में थी और एक बहुत पॉजिटिव वर्क है जो मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाई है। बिल्कुल, आपका क्या कहना है क्लाइमेट को लेकर? क्लाइमेट चेंज को लेके देखिए, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट ही इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, इसे प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे अडानी ग्रुप हो गया, उन्होंने ये कहा कि हम 2030 तक 2.3 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेंगे इस रिन्यूएबल सेक्टर में। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है और हमारा इकोलॉजी का जो इम्पैक्ट जो इतना ख़राब हो रहा है वो सही हो सकता है। प्लस मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमें जो फोकस है अपना वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे देना चाहिए। जैसा कि दिल्ली में इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस कहाँ हुए? गवर्नमेंट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स के जब बाहर आए वोटर्स, वो ये कहे कि जो अंदर फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी है। तो हमें ये फोकस करने की ज़रूरत है जो दिल्ली में स्कूल की फैसिलिटीज़ है वो हर जगह लागू की जाए। अगर हम ये देखें कि नॉर्डिक नेशंस जैसे हैं, स्वीडन हो गया या फिनलैंड हो गया या डेनमार्क हो गया, तो वहाँ जो एजुकेशन पे खर्च है जीडीपी का वो 13%, 14%, मतलब 10% के ऊपर ही जा रहा है। बट हमारे सरकार का जो खर्च है जीडीपी परसेंट में वो सिर्फ 2.9 है। तो हमें इसमें फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, हेल्थ में फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी हेल्थ में सिर्फ 2% जीडीपी ही का हम खर्च करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट इशू है। तो ये थे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ युवा जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि उनके मुद्दे क्या रहे हैं और वो आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। युवाओं का कहना है कि पेपर लीक इनके लिए एक मुद्दा है, साथ ही साथ ये बच्चे जो हैं वो सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। पेपर लीक इनके लिए मुद्दा रहा, क्लाइमेट चेंज इनके लिए मुद्दा रहा और सबसे ज़रूरी शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से सरकार और बेहतर काम कर सकती है, ये भी इन युवाओं के लिए मुद्दा रहा है। दिल्ली से अपने सहयोगी SP द्विवेदी के साथ मैं मानसी जोशी, NDTV इंडिया।